हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आज हम क्लास 9 बायोलॉजी जीव विज्ञान का चैप्टर एक सेल मतलब कोशिका के बारे में पार्ट नंबर 2 दूसरा वीडियो देखने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में आपने कोशिका के बारे में बहुत चीज सीखी कि कोशिका किससे बनी होती है, जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान के बारे में भी जाना तथा कोशिका के बारे में कुछ जाना। ठीक है, इसकी खोज किसने की, किस प्रकार होती है, कितनी कितनी लंबी, कितनी छोटी, कितनी बड़ी होती है, इसके बारे में आप जान चुके हैं। आज हम कोशिका की संरचना के बारे में जानेंगे। तो एक बार हम रिपीट करते हैं, जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, जीव विज्ञान मतलब कि जीवों के बारे में अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और जीव विज्ञान में दो आते हैं शाखा, एक बॉटनी आती है, एक जूलॉजी आती है। तो बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान बॉटनी को कहते हैं, जूलॉजी जंतु विज्ञान को कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक किसे बताए थे आपको? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्टस थे तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु थे। और अगर पूछ देगा इस जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, इस जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु थे। ठीक है, आज हम कोशिका संरचना के बारे में जानेंगे। तो कोशिका कला, सबसे पहली बात आती है कोशिका कला किसे कहते हैं। कोशिका कला को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली इत्यादि कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं आप, कोशिका कला भी कह सकते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, या फिर प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। ठीक, इसके कई नाम हैं। ठीक, तो पहली बात आती है कोशिका झिल्ली और दूसरा केंद्रक। और कोशिका संरचना तीन प्रकार के मुख्य घटक पाए जाते हैं इसमें। पहला कोशिका कला, फिर केंद्रक और कोशिका द्रव है। एक कोशिका है, एक कोशिका है। ठीक है, ठीक, इसमें जीव द्रव्य मतलब कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य जिसे कहते हैं, इसके बिना कोशिका नहीं जिंदा रह सकती। तथा अब आपको कोशिका के अंगों को अगर एक में रखना है, अगर आप कोई सब्जी या फिर कुछ ले जाते हैं, तो इस बाजार से सामान लेकर आते हैं, आलू प्याज जो भी मिले, तो सब आपको क्या है, पॉलिथीन दे देता है, पॉलिथीन में रख के लाते हैं। और कोशिका के सारे अंग कहाँ रहते हैं? कोशिका के अंग इसी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली में ही रहते हैं। तो दो घटक हो गए। और कोशिका द्रव्य, इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है जिसकी वजह से कोशिका जिंदा रहती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य दो घटक हो गए। और एक केंद्रक, इसका लीडर का काम एक केंद्रक करता है, मध्य में पाया जाता है एक केंद्रक कोशिका के। कहीं कहीं तो बाहरी सतहों पर भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीन मुख्य घटक होते हैं जिनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला आता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, सबसे पहली चीज कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहरी परत, सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर कोशिका, अगर कहेंगे कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो कोशिका झिल्ली कोशिका के सबसे बाहरी भित्ति के अंदर पाई जाने वाली, भित्ति के अंदर ही पाया, मतलब भित्ति से तुरंत बाद, भित्ति जो है अगर कोशिका भित्ति बाहर है, कोशिका भित्ति के तुरंत बाद जो पाई जाती है कोशिका झिल्ली कहलाती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? बात आती है कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? अब बात आती है कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली देख लीजिए, समझ लीजिए। ये मान लीजिए कोशिका है, मैंने वैसे खींचा है। कई प्रकार मतलब कोशिका चौड़ी भी होती है, ठीक है, कोशिका गोल भी होती है, कई प्रकार की कोशिका होती है, लेकिन हम गोल इसलिए खींचे हैं कि अधिकतर कोशिका गोल ही पाई जाती है, इसलिए हम गोल खींचे हैं। और इसके बाहरी परत में जो पाए जाने वाली कोशिका भित्ति कहलाती है, इसकी बाहरी परत में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका झिल्ली, बात करते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जंतुओं में तथा पेड़ पौधों में भी पाई जाती है, दोनों में ही पाई जाती है कोशिका झिल्ली। ठीक, तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। ठीक, तो इसके आप बताएंगे क्या कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका भित्ति के ठीक बाद, कोशिका भित्ति के ठीक बाद पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। आप फिर से समझ लीजिए एक बात कि अगर कोई पूछेगा कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, तो कोशिका भित्ति के ठीक बाद पाई जाने वाली संरचना क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली कहलाती है, या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक, इसकी खोज किसने की? बात आती है इसकी खोज कौन की? तो इसकी खोज हुई थी 1972 में सिंगर तथा निकोलसन दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1972 में क्या की थी? कोशिका झिल्ली की खोज की थी। ठीक है, अब बात आती है कि कोशिका किससे बनी है, कोशिका झिल्ली किससे बनी है?
तो यह फास्फो तथा लिपिड से बनी है। फास्फो तथा लिपिड नामक पदार्थ से क्या है, कोशिका झिल्ली बनी हुई है। ठीक, जो कि गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में होता है। एक फास्फो तथा लिपिड क्या होता है, एकदम गाढ़े तरल पदार्थ के उससे बना होता है, सबसे गाढ़े तरल पदार्थ। जैसे आप कभी देखें सीड़ा, सीड़ा को देखे हैं, जो चीनी से बनता है सीड़ा, वो कितना गाढ़ा होता है। ठीक है, उसी तरह ये भी गाढ़ा होता है। ये किससे बनी होती है, फास्फो तथा लिपिड से, तरल पदार्थों से बनी होती है। और यह अर्धपारगम में झिल्ली होती है। यह क्या होती है, कोशिका झिल्ली। कोई पूछ देगा कौन सी झिल्ली कहलाती है, पारगम में, अर्धपारगम में, कि कौन, क्या बताएंगे आप, यह कोशिका झिल्ली अर्धपारगम में झिल्ली कहलाती है। ठीक है, अब बात है कोशिका आकार के बारे में। कोशिका झिल्ली की जो आकार, कोशिका का नहीं, कोशिका का आपको बता चुके हैं। कोशिका झिल्ली के आकार के बारे में, कोशिका झिल्ली का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कोशिका झिल्ली का आकार। कोशिका झिल्ली जो है ना, वो दो परतों में होती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति के ठीक बाद पाया जाने वाला फास्फो तथा लिपिड से बना गाढ़े तरल का पदार्थ क्या कहता है, कोशिका झिल्ली कहलाता है। ठीक बाद जो पाई जाती है कोशिका, उस दो प्रकार, दो लेयर में बटी हुई थी, दो लेयर में। ठीक है, पहला लेयर प्रति इकाई लेयर, या फिर एक प्रति इकाई लेयर, चाहे पहला लेयर या फिर एक लेयर कितनी है, इसकी मोटाई कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम। आकार में बात किया हूं तो 75 एंगस्ट्रॉम इस तरह दर्शाते हैं। ठीक है, 75 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, ठीक है, अब समझ लीजिए। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर, ठीक, 10⁻⁹ मीटर। तो 75 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होगा, 75 एंगस्ट्रॉम बराबर, ठीक है, 75 एंगस्ट्रॉम को आप तोड़ेंगे 10⁻⁹ में, तो कितना आ जाएगा, 75 गुणे 10⁻⁹ मीटर। ये आपका 75 एंगस्ट्रॉम का आ जाएगा। ठीक है, आप इसे तोड़कर लगा भी सकते हैं। ठीक, थोड़ा आपका टाइम बचा रहे हैं इसीलिए नहीं लगाए हैं, आप तोड़कर लगा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। ठीक, आकार इतना होता है। ठीक है, और अब बात आती है कोशिका झिल्ली के बारे में, तो आप समझ चुके हैं क्या होता है। ये 3 घटक होते हैं, कोशिका कला, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। ठीक, कला को झिल्ली कहते हैं, कोशिका कला को। ठीक, तो कोशिका कला, ये सब 3 मुख्य घटक है। इतने मुख्य घटक हैं कि इनके बिना कोशिका जिंदा नहीं रह सकती, मतलब जीवित भी नहीं रह सकती, कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोशिका कैसे रहती। इतना ही, ये सब क्या है, ये सब बहुत ही मुख्य घटक है। अब आगे बात करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात आती है पारगम में झिल्ली के बारे में बात कर रहे तो थे। तो झिल्ली 3 प्रकार की होती है, जो कोशिका झिल्लियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती है, पारगम में, अर्धपारगम में, अपारगम में। इसे मैंने लाइन से लिखा है, क्योंकि पारगम में तो अर्धपारगम मतलब आधा जाने वाला, अपारगम मतलब एकदम नहीं जाने वाला, इसलिए लाइन से लिखा है, आपको समझ में आया। ठीक है, तो अब बात करते हैं पारगम में, अर्धपारगम, अपारगम में, मतलब पारगम में बात करते हैं। तो पारगम में किसे कहते हैं, पारगम में झिल्ली। ठीक, पारगम में झिल्ली किसे कहते हैं, वह झिल्ली, पारगम में झिल्ली उसे कहते हैं, वह झिल्ली, आप कह सकते हैं पारगम झिल्ली की परिभाषा, वह झिल्ली जो विलेय तथा विलायक दोनों अणुओं को आर पार जाने देते। कोशिका में विलेय तथा विलायक दोनों अणुओं को आर पार जाने देते, कोशिका में आर पार जाने वाली देती है, उसे क्या कहते हैं, पारगम में झिल्ली। जिसे मान लीजिए विलेय विलायक क्या होता है, आप ये भी अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। चीनी है, ठीक है, और पानी है। ठीक, समझ लीजिए, चीनी और पानी। विलायक उसे कहते हैं जिसकी मात्रा ज्यादा हो, और विलेय उससे कहते हैं जो विलायक की मात्रा से कम हो। ठीक है, अगर आप जितना चीनी लिए हैं, अगर आप उतना पानी लेंगे, अगर आप उसे मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, मतलब पूरा गलेगा नहीं। ठीक, तो चीनी क्या है, विलेय। पानी में, चीनी में अगर आप नहाते हैं पानी में तो वह विलेय हो जाती है। वह किस कारण होती है, उसे रासायनिक में पढ़ना है। रसायन में अगर आप रासायनिक विज्ञान भी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रासायनिक विज्ञान के बारे में भी बताया जाएगा इस पर। चीनी क्या है, चीनी एक विलेय है, और पानी क्या है, विलायक है, क्योंकि पानी ज्यादा मात्रा में होता है, चीनी से ज्यादा मात्रा में पानी होता है, इसीलिए पानी विलायक है और चीनी विलेय है। मतलब किसी चीज का दूसरी चीज में जो घुलता है, जो वस्तु दूसरी चीज में घुलती है
उसे विलेय कहते हैं, और जो अपने अंदर घोल लेती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक, समझ गए। तो इसमें ये चीनी पानी मान लीजिए है, ठीक, इसमें विलेय और विलायक दोनों अणुओं को अगर आर पार जाने दे रही है तो उसे पारगम्य झिल्ली कहेंगे। वह झिल्ली जो विलेय अथवा विलायक दोनों प्रकार के अणुओं को आर पार जाने देती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं ना, विलेय प्लस विलायक। अब बात आती है अर्धपारगम झिल्ली। इसमें क्या होता है, यह सिर्फ विलायक के अणुओं को जाने देती है, मतलब पानी को सिर्फ जाने, मतलब पानी मान लिए हम विलायक में, तो अब विलायक कोई भी हो सकती है, विलायक के अणुओं को जो आर पार जाने देती है क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, तो इसमें लिख सकते हैं हम विलायक। अब बात आती है अपारगम्य। अपारगम्य किसे कहते हैं, इम्परमिएबल। इसे सेमी परमिएबल कहते थे, और इसे इम्परमिएबल मतलब कि अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य किसे कहते हैं, जो आप विलेय तथा विलायक दोनों अणुओं को आर पार नहीं जाने देती है। तब इसे इस तरह लिख सकते हैं, विलेय विलायक दोनों अणुओं को क्या नहीं जाने देती, आर पार नहीं जाने देती, कट का निशान लगा लिए इसलिए। तो ये अपारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, अपारगम्य बारे में समझ गए। पारगम्य किसे कहते हैं, विलेय विलायक दोनों अणुओं को आर पार जाने देती है, और अर्धपारगम्य विलायक का सिर्फ अणुओं को, मतलब पानी मान लीजिए, हमको विलायक मानना था, इसलिए मानने के लिए आपको थोड़ा सा बता दिए हैं कि इस तरह हो सकता है। ठीक है, विलायक सिर्फ अणुओं को आर पार जाने देती है, और अपारगम्य विलेय तथा विलायक दोनों अणुओं को आर पार नहीं जाने देती है। तो आप समझ चुके हैं। आप विसरण परासरण के बारे में समझेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका अगले में फिर चलेगा कोशिका में, लेकिन आपको इस पार्ट में सिर्फ अब विसरण और परासरण बाकी है, उसे बता दिया जाती है विसरण और परासरण के बारे में, या इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। तो विसरण परासरण क्या होता है, अब विसरण परासरण के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बायोलॉजी का मतलब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है। विसरण और परासरण किसे कहते हैं, किसी वस्तु कोई पदार्थ जो कोशिका में, कोई पदार्थ ठोस द्रव गैस कोई भी प्रकार का पदार्थ होता है जो क्या है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्वतः मिलना क्या कहलाता है, स्वतः मिलता है, मतलब कि ना किसी के अपने ऊर्जा पर निर्भर होता है, वो अपने ऊर्जा पर निर्भर होता है, मतलब अपने अंदर जितनी ऊर्जा होती है। आपको पता है कि कोई वस्तु को गर्म करने पर वह ऊर्जा मतलब फैलने लगता है, क्यों? आपको मान लीजिए बर्फ है, उसे गर्म करने पर फैलता क्यों वह फैलता क्यों, इसी तरह क्यों नहीं रहता है, यह कारण है इसमें। क्योंकि किसी चीज को गर्म करने पर उसके पदार्थों में क्या आ जाती है, गति आ जाती है। गति की अगर आपको हाथ में अगर रगड़ेंगे आपका तो गर्म हो जाता है, इसी प्रकार उसमें गति आ जाती है, जिसकी वजह से वह पिघलने लगता है। इसमें विसरण में क्या होता है, किसी ठोस द्रव गैस किसी पदार्थ में एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। और परासरण यह सिर्फ द्रव में होता है, द्रव में या अर्धपारगम्य जिसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का स्वतः मिलना है। द्रव पदार्थ, एक द्रव पदार्थ का दूसरे द्रव पदार्थ में स्वतः मिलना परासरण कहलाता है। तो आप समझ चुके हैं विसरण किसे कहते हैं, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में स्वतः मिलना, या ठोस द्रव गैस तीनों में होता है जिसे विसरण कहते हैं। और परासरण किसे कहते हैं, एक द्रव पदार्थ का दूसरे द्रव पदार्थ में चयनात्मक या वर्णात्मक या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक दूसरे में स्वतः मिलना क्या कहलाता है, स्वतः नहीं मिलता है वह, मतलब कि उसपे ऊर्जा के ऊपर होता है कि वह ऊर्जा पे मिलता है, तो परासरण कहलाता है। ठीक है, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं इंग्लिश में, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे परासरण विसरण। विसरण किसे कहते हैं, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, तथा एक द्रव पदार्थ का दूसरे द्रव पदार्थ में स्वतः मिलना परासरण कहलाता है। ठीक है, समझ चुके हैं आप। अब अगला टॉपिक की वीडियो जल्दी आ जाएगी, तो आप अगर और आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, अब चलते हैं।